नमस्कार साथियों, मेरा नाम पवन कुमार है और मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल फिल्लर फोरम के इस शानदार मंच पर। यहां पर यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी करवाई जाती है लगभग सभी विषयों में, और आप यहां पाएंगे ढेर सारे एमसीक्यू, पीवाईक्यू, वीडियोज़, पीडीएफ और नोट्स, और वो भी सभी कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जा रहा है साथियों, जिसका कि हम किसी प्रकार का कोई भी चार्ज नहीं लेते हैं, पैसा नहीं लेते हैं। ये सब आपके लिए निःशुल्क है, फ्री है। ठीक है, तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं फिल्लर फोरम के ऐप के माध्यम से, फिल्लर फोरम की वेबसाइट के माध्यम से। लिंक आपको जो है वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और साथियों, आप हमें कमेंट भी कीजिए कि आपकी हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है। तो अधिक समय न लेते हुए आज हम शुरू करने जा रहे हैं नेट सब्जेक्ट का हिस्ट्री विषय का टॉपिक ऐतिहासिक स्रोत के अंदर आज हमारा आएगा विदेशी यात्रियों का विवरण। विदेशी यात्रियों में हम देखेंगे कि कौन कौन विदेशी यात्री कब कब आए और उन्होंने भारत देश के और भारत के इतिहास के बारे में क्या क्या लिखा है। तो चलिए शुरू करते हैं। विदेशी यात्री के विवरण में जो आ जाता है साथियों, हाँ, सबसे पहले हमारे आते हैं यूनानी यात्री। यूनान सिकंदर, इसमें भी हम तीन भागों में बांट लेते हैं। सिकंदर से पहले के यूनानी, सिकंदर के बाद के यूनानी यात्री और लेखक, और सिकंदर से पहले के यूनानी, सिकंदर के समकालीन, सिकंदर के साथ में जो आए थे विदेशी यात्री, और उसके बाद सिकंदर के बाद। तीन हिस्सों में हमने इसको डिवाइड कर दिया है। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं हम सिकंदर से पहले के यूनानी इतिहासकारों के बारे में, जिसमें क्या आता है हमारा सबसे पहले स्काइलैक्स, जो कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में आता है, लेखक है ये। इसके बाद इकेटियस, हेरोडोटस के बारे में ज़्यादातर कुछ लोगों को पता होगा। हेरोडोटस को जो है 6 BC में जो हुआ था, और इसको इतिहास का पिता भी कहा गया है, और इसने पुस्तक लिखी थी अपनी हिस्टोरिका, जो कि लगभग 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिखी थी। क्लियर। इसके बाद आता है हमारा टेसियस के बाद सिकंदर के समकालीन जो इतिहासकार आएंगे वो आते हैं। उनमें से कौन कौन से हैं? सिकंदर के जो समकालीन साथी हो वो इतिहासकार थे जो सिकंदर के साथ ही युद्ध में, जब सिकंदर अपने विजय अभियानों में गया हुआ था तो सिकंदर के साथ ही थे। तो उनमें से कौन कौन थे प्रमुख रूप से? सबसे पहले नियार्कस, ओनेसिक्रिट्स और अरिस्टोब्यूलस। ठीक है, ओनेसिक्रिट्स जो था उसने सिकंदर की जीवनी लिखी थी। क्या लिखी थी? सिकंदर की जीवनी ओनेसिक्रिट्स ने ही लिखी थी। ठीक है, उसके बाद आता हमारा सिकंदर के बाद के इतिहासकार। सिकंदर के बाद के इतिहासकारों में प्रमुख रूप से है मेगास्थनीज, डायमेकस और डायोनोसियस। अब हम चर्चा कर लेते हैं मेगास्थनीज के बारे में। तो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। यह आया था कंधार, अराकोसिया जो उस समय का था, आज का अफगानिस्तान का कंधार है, वहाँ से चल करके चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार के अंदर आया था। इसने अपनी पुस्तक लिखी थी इंडिका के नाम से। इंडिका हालांकि अपने मूल रूप में हमें नहीं मिलती है, लेकिन उसके बाद के जो इतिहासकार हुए हैं जिनमें से है स्ट्रैबो, प्लिनी, जस्टिन और टालमी। स्ट्रैबो, प्लिनी, जस्टिन और टालमी, ये जो इतिहासकार हैं, इन्होंने अपने उद्धरणों में, अपने किताबों में विवरण लिया है मेगास्थनीज का। तो मेगास्थनीज का जो विवरण लिया है, तो मेगास्थनीज की मूल पुस्तक नहीं है, उसके बाद वो ट्रांसलेशन की गई थी स्ट्रैबो, जस्टिन और प्लिनी के संदर्भों में मिलती है। तो बाद में मैक्रिंडल नामक विद्वान ने इसको पब्लिश किया था। मैक्रिंडल के नामक विद्वान ने इसको, इन सब को संग्रह करके और इंडिका के नाम से पब्लिश किया था इंडिका को। इसके बाद आते हैं हमारे डायमेकस और डायनोसियस। तो ये जो थे यूनानी प्रमुख इतिहासकार थे। इसके साथ साथ अभी हम और देखेंगे अन्य यूनानी लेखक जो होते हैं साथियों, ये इनको प्रमुख क्लासिकल यूनानी लेखकों की श्रेणी में आ जाते हैं। ये क्लासिकलों में कौन से हैं? डायोडोरस, जिसने की पुस्तक लिखी थी बिब्लियोथिका हिस्टोरिका। स्ट्रैबो, जो कि 1st BC में हुए थे, 64 to 19 BC, इनकी पुस्तक का नाम है जियोग्राफी। उसके बाद प्लिनी 23 से 79 AD में, 1st AD में जो हुए थे, इनकी पुस्तक का नाम है नेचुरल हिस्टोरिका। प्राकृतिक इतिहास
जिसको कह सकते हैं जस्टिन भी 45 AD से 125 AD के बीच में हुए थे। इनकी पुस्तक का नाम है एपिटोम। और उसके बाद आ जाता हमारा टालमी जो है दूसरी शताब्दी में हुए थे और इनकी पुस्तक का नाम है ज्योग्राफी। इन्होंने सबसे पहले ज्योग्राफी का एक मैप भी बनाया था, लेकिन वो पूर्ण रूप से अशुद्ध था। ज्योग्राफी ये इतिहासकार भी थे और साथ साथ ज्योग्राफर भी थे, लेकिन उन्होंने जो मैप बनाया था भारत देश का और एशिया का, वो पूर्ण रूप से अशुद्ध था, शुद्ध नहीं बन पाया था इनसे। ये हमारा यूनानी लेखक जो है क्लियर हो गया है। इसके बाद आते हैं हमारे चीनी लेखक, जिनमें से प्रमुख रूप से हैं फाहियान, जो 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में BC में आए थे, सुंगयुन, ह्वेनसांग, इत्सिंग, मातवालिन और चाओ जुकुआ। ये चाइनीज इतिहासकार हैं, चाइनीज लेखक हैं। इसके बाद हमारे आ जाते हैं मुस्लिम यात्री। मुस्लिमों में कौन कौन से आते हैं? इब्न खुर्दब, सुलेमान, अल मसूदी और अल बरूनी। तो ये हमारे मुस्लिम यात्री और ये हमारे चीनी यात्री। इनके ऊपर हम एक एक करके डिस्कशन करेंगे अभी। तो साथियों, अब हम जरा मेगास्थनीज की इंडिका के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं प्रॉपर तरीके से, क्योंकि मेगास्थनीज की इंडिका में यूनानियों के द्वारा बहुत ज़्यादा चीज़ें लिखी गई थी। मेगास्थनीज के द्वारा भारतीयों के बारे में तो क्या क्या लिखा गया था उस पर हम एक बार नज़र डाल लेते हैं। मेगास्थनीज ने इंडिका का जो है मेगास्थनीज की इंडिका का जो अनुवाद हुआ था 1891 में मैक्रिंडल ने किया था। किसने किया था? मैक्रिंडल नामक विद्वान हुए थे, उन्होंने इंग्लिश में अनुवाद किया था उसका। तो इसके अंदर जो है चंद्रगुप्त मौर्य को मेगास्थनीज क्या बताता है? सेंट्रोकोप्टस के नाम से इसका उल्लेख करता है। हालांकि अब नए जो शोध हुए हैं, नई जो रिसर्च आई है, उसके अनुसार कुछ विद्वानों ने यह साबित कर दिया है कि चंद्रगुप्त जो मौर्य जो था वो सेंट्रोकोप्टस से अलग था। यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य अलग था और सेंट्रोकोप्टस जो इसने मेगास्थनीज ने जिसका जिक्र किया है वो अलग था। यही कारण है कि मेगास्थनीज की इंडिका के अंदर चंद्रगुप्त मौर्य का जो मंत्री था, चाणक्य या कौटिल्य भी जिसे कहते हैं, उसका कोई उल्लेख नहीं मिलता। तो कुछ इतिहासकार इसी का प्रमाण देते हुए इसका क्या बोलते हैं, कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र लिखी है उसे नकली मानते हैं, उसे वो ऑथेंटिक नहीं मानते हैं, क्योंकि दोनों समकालीन नहीं थे, दोनों अलग अलग थे। हालांकि ये एक रिसर्च का विषय है। अब जब UGC इसको स्वीकार करेगी और उसके बाद ये किताबों में आएगा, तब जा करके इस प्रॉपर तरीके से इसका ऑथेंटिफिकेशन मिल पाएगा, प्रमाणित हो पाएगा। लेकिन अभी ये रिसर्च जो है चल रही है और ये आगे आ चुकी है, लेकिन अभी किताबों में और UGC ने इसे एक्सेप्ट नहीं किया है। तो जब आगे आएगा तब देखेंगे। इसके आगे यह उल्लेख करता है सिलास नदी का। सिलास नदी के बारे में यह कहता है कि सिलास नदी को कोई भी जो इंसान तैर कर पार नहीं कर सकता और ना ही उसमें कोई चीज़ तैर सकती है, हर एक चीज़ वो एक तली में बैठ जाती है। तो सिलास नदी का जो वो तारतम्य बताया गया खोतान में जो एक नदी उससे लगाया गया है। ठीक है। मौर्य प्रशासन के अंदर यह उल्लेख करता है कि वहाँ पर सैन्य प्रशासन और नगर प्रशासन को चलाने के लिए 6 समितियां बनी थी, जिसके में कि एक समिति में 5 अधिकारी हुआ करते थे। तो टोटल 6 अधिकारियों की जो नगर समिति थी वो मिलकर के पूरे प्रशासन को चलाती थी और चंद्रगुप्त मौर्य जो राजा था उसको प्रशासन में सहयोग करती थी। यह आगे देता है पांड्य देश का विवरण देता है, जिसमें कि 365 ग्राम होते थे और सभी ग्रामों को एक निश्चित कर देना पड़ता था राजा को। और इसके समय पर पांड्य देश की जो रानी थी वो पांड्या कहलाती थी, जो कि हेराक्लीज की पुत्री थी। वहाँ की शासिका जो थी वो पांड्या थी, उसको ये पांड्या के नाम से संबोधित करता है और कहता है कि वो उसके पिता का नाम हेराक्लीज था। हालांकि यह है एक हेराक्लीज कृष्ण भगवान, जिसको हम कृष्ण मानते हैं, उसका भी उल्लेख हेराक्लीज के नाम से करता है। वो कृष्ण अलग होगा, ये कृष्ण अलग है, कंफ्यूज मत होइएगा। आगे यह डिस्कस करता है गन्ने की खेती। मेगास्थनीज पहला ऐसा जो है यूनानी इतिहासकार था जिसने गन्ने की खेती होते हुए देखा और उससे गुड़ बनते हुए देखा। तो यह कहता है कि यहाँ पर बिना शहद के गुड़ तैयार किया जाता है, क्योंकि उनके वहाँ पर शहद होता था, ये लोग शहद का इस्तेमाल करते थे, लेकिन हमारे यहाँ पर गन्ने की खेती करके उसका गुड़ बना करके हम लोग इस्तेमाल किया करते थे उस समय।
आगे कहता है सिंडन के बारे में। सिंडन मतलब कपास। कपास का पौधा इसको बड़ा बड़ा अजीबोगरीब लगा था उस समय पर। उसने कपास से कपड़े बुनते हुए भी देखे थे। और इस सन लेखक के बारे में कहता है कि सन के सघन बुने हुए कपड़ों के सन के सघन बुने हुए टुकड़ों के ऊपर उस समय पर लेखन कार्य होता था, रिटर्न वर्क होता था। और उस समय के समाज को जो है ये 7 श्रेणियों में बांटता है। समाज को 7 विभिन्न श्रेणियों में बांटता है, जिसमें प्रथम रूप से दार्शनिकों की आती है। दार्शनिक मतलब उस समय के दार्शनिक और ब्राह्मण, जो कि लेखनी कार्य में समाज में सबसे उच्च वर्ग पर थे और उनको काफ़ी सुविधा संपन्न थे। उसके बाद क्षत्रिय थे, राज परिवार था, और अंतिम रूप से ये चांडालों का उल्लेख करता है। चांडाल जो कि अस्पृश्य माने जाते थे, उनका जो निवास स्थान होता था वो शहर से बाहर होता था, और वो जल्दी से जब भी नगर में प्रवेश करते थे तो उन्हें एक विशेष आवाज़ देनी होती थी, सूचना देनी होती थी, ताकि लोग उनके लिए रास्ता छोड़ देते थे। इस प्रकार से इसका उल्लेख करता है समाज के 7 श्रेणियों का। तो यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको मैगस्थनीज की इंडिका के बारे में क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर हमारे यूनानी इतिहास जो लेखक जो हैं ख़त्म हो जाते हैं, और हम चलते हैं अब चीनी इतिहासकारों की ओर। चीनी इतिहासकारों में कौन कौन आ जाता है हमारा? सबसे पहले आता है हमारा फाहियान। फाहियान जो होता है 399 से 414 ईस्वी में चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त टू, हाँ, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य चंद्रगुप्त टू के समय पर ये आता है। इसकी पुस्तक का नाम है फोक्योकी को में इसका विवरण मिलता है संपूर्ण। उसके बाद आता है सुंग्युन, जो कि 6th सेंचुरी में 518 AD में आता है। उसके बाद प्रमुख रूप से आता है ह्वेनसांग। ह्वेनसांग एक ऐसा वो ट्रैवलर था साथियों, जो काफ़ी समय तक यहाँ पर रहा। लगभग 15 वर्ष उसने यहाँ पर गुजारे, जो कि चीन से चला था, और चीन से वो छुप कर के चला था। वहाँ पर हालांकि आज्ञा नहीं थी, वहाँ बिना परमिशन के बाहर जाने की आज्ञा नहीं थी, तो वो छुप कर वहाँ पर चला था, वहाँ से बिना राजा की परमिशन लिए हुए अपने साथियों के साथ। और लेकिन जब वो वापस पहुँचा तो उसका बहुत उसे डर था कि कहीं राजा उसको सज़ा ना दे। लेकिन जब उसने बताया कि मैं ऐसे ऐसे गया था वहाँ पर और बुद्धों के बहुत सारे ग्रंथ लेकर के आया हूँ, तो राजा बहुत वहाँ का खुश हुआ और उसको काफ़ी इनाम दिया था। तो 629 में वो वहाँ से चला था। 630 में वो भारत पहुँचा था, और वहाँ पर रह करके लगभग 13 से 15 साल रह करके वहाँ पर उसने विद्या अध्ययन किया था। काफ़ी बहुत सारी पुस्तकें लिखी थी, बहुत सारी पुस्तकों का ट्रांसलेशन किया था चाइनीज भाषा में भी, और वो अपने साथ बहुत कुछ लेके गया था, बहुत सारे ग्रंथ लेके गया था। हालांकि उसका रास्ते में 2 बार अपहरण भी हुआ, डाकुओं से, चंगुल से भी मरते मरते बचा वो। उसके कुछ साथी इसमें मारे भी गए थे इस झड़प में, और उसके बाद जो है ये अपने देश चला गया था। इसने जो है ह्वेनसांग ने राजा हर्षवर्धन के समय ये आया था। हर्षवर्धन भी बाद में बुद्ध को बहुत ज़्यादा मानता था, बुद्धिस्ट हो गया था। पहले वो शैव था, हालांकि राजतरंगिणी में का कलन भी यही कहता है कि पहले हर्षवर्धन शैव था, बाद में क्या बोलते हैं, बुद्ध धर्म के प्रभाव में आकर के वो बुद्धिस्ट हो गया था। ये प्रयाग नदी के किनारे, ह्वेनसांग जो है प्रयाग नदी के किनारे हुए एक बहुत बड़े आयोजन का उल्लेख भी करता है, जिसमें कि राजा बहुत कुछ दान देता है, और हर्षवर्धन ने भी बहुत सारा दान दिया था। और हर्षवर्धन की हालत तो ऐसी हो गई थी कि सब कुछ दान में ही उसने लुटा दिया था, जैसे कि सम्राट अशोक ने किया था। तो ये सारा विवरण हमें मिलता है इसकी ह्वेनसांग की जीवनी पुस्तक जो है सीयूकी में। ठीक है, तो ह्वेनसांग वाला चैप्टर हमारा क्लियर हो गया। इसके बाद इत्सिंग 7वीं शताब्दी में आता है, मातवालिन 13वीं शताब्दी में आता है, और चाओजुकुआ, ये जो हैं हमारे प्रमुख इतिहासकार चाइनीज ट्रैवलर्स हुए हैं, चाइनीज इतिहासकार हुए, जिनसे हमें भारत देश के बारे में, भारत देश के इतिहास के बारे में इनके पुस्तकों से, इनके विवरणों से जानने में काफ़ी मदद मिलती है। अब हम चलते हैं मुस्लिम यात्रियों की तरफ, कि मुस्लिम कौन कौन से यात्री थे जो भारत आए थे और जिन्होंने भारत के बारे में क्या क्या लिखा, उसके बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं। तो ठीक है साथियों, अब हम चर्चा करते हैं मुस्लिम लेखकों के ऊपर कि कौन सा मुस्लिम लेखक कब आया था और उन्होंने भारत के बारे में क्या क्या लिखा है। ठीक है, तो सबसे पहले
यहाँ पर इब्न खुर्दब की जो किताब थी किताब उल ममालिक, जो कि 9th सेंचुरी में ये आया था भारत के अंदर, उसने एक बुक लिखी थी, इसका नाम था किताब उल ममालिक। इसके यह जो है साथियों मेगास्थनीज की तरह ही भारत उस समय के जो समाज था उसको 7 जातियों में विभक्त करता है। जैसे मेगास्थनीज ने बताया था कि 7 जातियाँ होती हैं, 7 श्रेणियाँ होती हैं, ठीक है। इसी तरह प्रकार से सेम यह भी बताता है कि उस समय भारत में 7 प्रकार की जातियाँ थी प्रमुख रूप से। उसके बाद आता है सुलेमान, जो कि 9th सेंचुरी में आता है, 9वीं शताब्दी में आता है, 815 ईस्वी में। इसकी पुस्तक थी सिलसिलतुत तवारीख। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं साथ ही, इनको नोट डाउन कर सकते हैं आप अपनी नोटबुक में। सिलसिलतुत तवारीख है, यह मिहिर भोज के समय में आया था, गुर्जर प्रतिहार शासक मिहिर भोज के, और यह मिहिर भोज को अरबों का घोर शत्रु बताता है, क्योंकि मिहिर भोज जो था वो बहुत बहादुर राजा था और अरबों का उसने दमन किया था, अरबों को आगे बढ़ने से रोका था, अरबों को मार मार करके पीछे भगा दिया था। तो सुलेमान उसके बारे में कहता है कि मिहिर भोज जो था वो मुसलमानों का और अरबों का घोर शत्रु था, दुश्मन था उनका। इसने विवरण दिया है सती प्रथा के बारे में कि राजा के जब कोई क्षत्रिय राजा की डेथ हो जाती थी, अकाल मृत्यु हो जाती थी, तो उनकी पत्नियां उन्हीं के साथ ही सती हो जाती थी, चिता में जल जाती थी। लेकिन ये कोई उनके साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं थी, ये डिपेंड करता था उनके ऊपर कि उनकी इच्छा है या नहीं। अगर उनकी इच्छा है तो सती हो जाती थी, अगर इच्छा नहीं है तो वो नहीं हो पाती थी। तो उस समय के समाज के बारे में ये लोग बताते हैं हमें। आगे आता है अपना अल-मसूदी, इसकी जो पुस्तक का नाम है मुरूजज जहब, थोड़े से वर्ड अरबी और फारसी के टंग लिए हुए हैं। तो ये निवासी था बगदाद का, जो आधुनिक इराक की राजधानी है साथियों, वहाँ से आया था 10वीं शताब्दी में। और ये पान का उल्लेख करता है बहुत अच्छे तरीके से। उस समय जो राजा जो होते थे दरबार के अंदर किसी मेहमान का स्वागत जो करते थे तो पान की थाली उनको दे देते थे, पान की थाली खाने को देते थे। और ये विवरण देता हमें मुल्तान के मंदिर, मुल्तान मतलब आधुनिक पाकिस्तान के अंदर मुल्तान जगह है, वहाँ पर एक बहुत बड़ा सूर्य का मंदिर था। तो जब भी इनको डर, मुल्तान के अरबी क्या बोलते हैं मुसलमान जो लोग थे, उनको डर होता था कि हिंदुस्तान के राजा उनके ऊपर हमला ना कर दे कहीं, तो वो डर दिखाते थे उनको कि हम तुम्हारा सूर्य को मंदिर को तोड़ देंगे, सूर्य देवता की मूर्ति को तोड़ देंगे। तो इस प्रकार डर दिखा करके वो अपनी रक्षा करते थे। और हिंदुस्तान के भारत के राजा समय फिर कहीं मंदिर ना तोड़ दें ये लोग, इसके डर से वापस हो जाते थे। क्योंकि हमारे यहाँ मान्यताएं हैं कि अगर मंदिर टूटा तो भगवान श्राप दे सकते हैं या श्राप क्रोधित हो जाते हैं। तो इसलिए मंदिर की रक्षा के लिए वो अपने पांव वापस खींच लेते थे और हमला रुक जाता था। अलबरूनी, इसके बाद अलबरूनी आता है 11वीं शताब्दी के शुरुआत में ही। ये आता है इस क्या बोलते हैं महमूद गजनवी के साथ। महमूद गजनवी जब अपने विजय अभियानों पे निकलता है साथियों, तो रास्ते में से इसका भी अपहरण कर लेता है, गुलाम के रूप में इसको खरीदा जाता है। और बाद में इसकी विद्वता से प्रभावित होकर इसको दरबार में एक उचित स्थान दिया जाता है, जहाँ पर ये अपनी रचनाएं लिखता है। इसने इसकी किताब का नाम है किताबुल हिंद या किताब हिंद या तहकीकात हिंद भी बोल देते हैं इसको, तहकीकात हिंद या किताबुल हिंद भी बोल देते हैं इसको, जो कि अरबी भाषा में लिखी गई है। ज़्यादातर उस समय साथियों फारसी भाषाएं चलती थी, लेखनी कार्य फारसी भाषाओं में होता था, लेकिन ये पुस्तक जो है अरबी में लिखी गई है। ये कई बार नेट का क्वेश्चन आ चुका है कि किताबुल हिंद इनकी भाषा कौन सी थी, तो कन्फ्यूज मत होइएगा, अरबी है, ठीक है। और ये 2 प्रकार की उस समय की प्रचलित प्रमुख भाषाओं के लिपियों के बारे में बताता है, जो सिद्धमातृका और भैक्षुकी। सिद्धमातृका जो लिपि थी, सिद्धमातृका जो भाषा थी, वो कश्मीर, आधुनिक कश्मीर के आसपास का जो क्षेत्र था वहाँ पर चलती थी। और भैक्षुकी बौद्धों की प्रमुख भाषा थी, बौद्ध संप्रदाय जो थे उनकी प्रमुख भाषा थी वो 11वीं शताब्दी के अंदर। तो अलबरूनी हो गया हमारा। अब आगे आता है मिनहाजुद्दीन, इसकी पुस्तक थी तबकात नासिरी। उसके बाद आता हमारा चचनामा ग्रंथ, ये कोई लेखक नहीं है, ये पुस्तक का नाम है चचनामा का हालांकि ओरिजिन किसने लिखी थी उसके बारे में अभी नहीं पता। अल-कुफ़ी ने लेकिन इसका फारसी में ट्रांसलेशन किया था, लेकिन कुछ लोग इसको अल-कुफ़ी की रचना मान लेते हैं, ऐसी गलती ना करें। इसमें वर्णन मिलता है हमारा सिंध विजय का हमें वर्णन मिलता है, और ये अरबी में लिखी गई है मूलतः। और ये क्या बोलते हैं अल-कुफ़ी ने इसको अरबी से
फारसी में ट्रांसलेट किया था, अनुवाद किया था। इसके बाद हमारा आ जाता है अल बिरादुरी। अल बिरादुरी का जो ग्रंथ आता है फुतुह उल बुल्दान आता है। इसके बाद अल इद्रिसी, अल इद्रिसी की नुजहजुल मुश्ताक पुस्तक लिखी थी इन्होंने, मुजहजुल मुश्ताक। इसके बाद इब्न होकल 10th सेंचुरी, बगदाद का निवासी था। इब्न होकल आया था जो बगदाद का निवासी था, आधुनिक इराक की राजधानी जो बगदाद है वहाँ का निवासी था, वहाँ से आया था ये, और इन्होंने 10th सेंचुरी में आया था। उसके बाद हमारा मध्यकाल लगभग शुरू हो जाता है और इब्न बतूता 14th सेंचुरी में आता है। इब्न बतूता सल्तनत काल में, जो उस समय इसका जब ये इब्न बतूता आता है तो उस समय यहाँ का राजा होता है मोहम्मद बिन तुगलक, तुगलक वंश का मोहम्मद बिन तुगलक होता है। यह रेहला नाम का ग्रंथ लिखा इसने, वो भी अरबी में 14th सेंचुरी में। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में इसने जो अपनी पुस्तक लिखी थी रेहला, उसमें बहुत ही रोचक विवरण दिए हैं अलग अलग जगहों के। यह विद्वान था और दक्षिण अफ्रीका मोरक्को देश से आया था, और इसको जो मोहम्मद बिन तुगलक जो है, मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया था। इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ साथियों। एक बार क्या हुआ था कि कोई मुकदमा आया था जिसमें कि राजा ही दोषी पाया गया था, मोहम्मद बिन तुगलक ही दोषी पाया गया था। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने खुद के ऊपर खुद को कोड़े लगवाए थे। मोहम्मद बिन तुगलक बहुत न्यायप्रिय राजा था, हालांकि वो एक कट्टर भी था, लेकिन कुछ मामलों में न्यायप्रिय था। उसने खुद को भी कोड़े लगवाए थे। और इसी प्रकार से एक केस और आया था इसके राज दरबार में, जिसमें कि सही तरीके से न्याय ना कर पाने के कारण, प्रॉपर तरीके से न्याय ना कर पाने के कारण इब्न बतूता को इसने कारागार में डाल दिया था। तो ये बहुत खुन्नस खा गया था उससे, और उसके बाद इसको जो छोड़ दिया था, इसको फिर एक अपना राजदूत बना करके चीन भी भेजा गया था, लेकिन ये चीन जा नहीं पाया था, रास्ते में से वापस हो गया था और दक्षिण भारत होते हुए वापस अपना चला गया था मोरक्को। ये एक भ्रमणकारी था, लगभग 30 साल इसने अपने जीवन के यात्राओं में व्यतीत किए थे, और उन सभी का निचोड़ इसने अपनी पुस्तक रेहला में, अल रेहला भी बोल देते हैं इसको, अल रेहला या रेहला भी बोल देते हैं, उसमें लिखा। तो आज का हमारा ये चैप्टर लगभग क्लियर हो गया है। ऐतिहासिक स्रोत, विदेशी यात्रियों के विवरण जिसमें कि थे। सबसे पहले हमने विदेशी यात्रियों में डिस्कशन किया था यूनानी यात्री, उसमें भी सिकंदर से पहले के, सिकंदर के समकालीन नियार्कस वगैरह, और सिकंदर के बाद आने वाले यात्री, जिनमें से प्रमुख रूप से मैगस्थनीज था जिसने कि इंडिका पुस्तक लिखी थी। उसके बाद प्लिनी, स्ट्रैबो और क्या बोलते हैं आपका ये कॉस्मोस वगैरह आ गए थे। कॉस्मोस ने एक पुस्तक लिखी थी कीचड़ का महादेश, क्रिश्चियन टोपोग्राफी बोल देते हैं, 6th सेंचुरी में, ठीक है। और उसके बाद फिर हमारा आगे आ गया था चाइनीज ट्रैवलर्स, यानी कि चीनी यात्रियों का विवरण, जिसमें से सबसे पहले फाहयान 4th सेंचुरी में, चौथी शताब्दी में 399 से 414 के बीच में वो आए थे चंद्रगुप्त II के समय पर। उसके बाद आए थे हमारे प्रमुख रूप ह्वेनसांग 7th सेंचुरी में आए थे, राजा हर्षवर्धन के काल में 629 से लेकर के 615-45 के लगभग ये रहा था। और 647 में तो आप जानते होंगे कि राजा हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई थी। तो वहाँ पर इसने प्रयाग नदी के किनारे एक बहुत बड़ा आयोजन देखा था, बुद्ध धर्म के एक सम्मेलन देखा था, जो कि राजा हर 5 वर्ष पे करता था। और बुद्धिस्ट मोंक क्या बोलते हैं, बुद्ध के जो आचार्य होते हैं उनको बहुत ज़्यादा दान दक्षिणा भी देता था वो। और पूरा आयोजन को धर्म संसद भी करी थी, इसमें कि कई दिन तक वो धर्म संसद चली थी साथियों। उसमें बुद्ध देव के नाम से फेमस हुआ था ये ह्वेनसांग, और उसने सारी चीज़ें अपनी पुस्तक में लिखी थी। उसके बाद चाओ जुकुआ वगैरह आते हैं, और कुछ 1-2 भिक्षु साउथ कोरिया से भी आते हैं, दक्षिण कोरिया से भी आते हैं विद्यार्जन करने के लिए। उन्होंने भी अपने संस्मरणों में भारत के बारे में, तत्कालीन समाज के बारे में, शिक्षा व्यवस्था के बारे में, सामाजिक संस्थाओं के बारे में बहुत कुछ लिखा है, जिनसे कि हमें इतिहास का पता लगता है, ठीक है। उसके चाइनीज ट्रैवलर्स कंप्लीट होने के बाद आगे आ जाता है हमारा मुस्लिम लेखक, मुस्लिम ट्रैवलर्स, मुस्लिम यात्री, जो अलग अलग समय पर अलग अलग आए थे, जिनमें से प्रमुख रूप से हमने आपको बताया है ये इब्न खुर्दब से लेकर के इब्न बतूता तक का।
अल-मसूदी, अल-बरूनी है। तो आज का हमारा चैप्टर यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। तो वीडियो को साथियों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स के माध्यम से आप हमें आप अपने अमूल्य सुझाव हमें भेजते रहिए, ताकि इससे हमें एनर्जी मिलती है, हमें और जानने का प्रयास मिलता है कि हमारी स्टडी कैसी है और हम किस प्रकार से इसमें और अच्छा सुधार कर सकते हैं। कमेंट्स के माध्यम से आप हमें नीचे बॉक्स बताते रहिए। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम चैनल पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। सभी सोशल मीडिया के ग्रुप पे हम एक्टिव होते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और अगली वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।